हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं हूं देशराज और हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ जिसमें आप पढ़ेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का हल। जिन प्रश्नों का टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के निःशुल्क फ्री फोल्डर में उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक उस टेस्ट को नहीं दिया है तो जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन में जाकर उस टेस्ट को दीजिए और उसके बाद जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर उन टेस्टों का सॉल्यूशन उपलब्ध है। उनका सॉल्यूशन कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सा चर है जो आईएसएलएम मॉडल के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार तथा वास्तविक मुद्रा बाजार दोनों को जोड़ता है। ऐसा कौन सा चर है जो आईएसएलएम मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवा बाजार और मुद्रा बाजार दोनों को जोड़ता है, अर्थात वह शब्द कौन सा है जो वस्तु बाजार में भी और मुद्रा बाजार में भी दोनों में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उपभोग फलन, सेकंड है ब्याज की दर, तीसरा है कीमत स्तर और चौथा है अंकित मुद्रा पूर्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि आय व ब्याज की दर के विभिन्न स्तर पर जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं वह आईएस वक्र की स्थिति को बताता है। अर्थात आईएस वक्र यह दर्शाता है जहां पर आय व ब्याज की दर के विभिन्न स्तर उन स्तरों पर बचत व निवेश दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं आईएस कर्व इज इक्वल टू आई इन्वेस्ट इक्वल टू सेविंग, निवेश और बचत के बराबर होता है। सेकंड है एलएम कर्व। एलएम कर्व मुद्रा बाजार से संबंधित है जो मुद्रा की मांग व पूर्ति और ब्याज की दर के मध्य संबंध को बताता है। तो आईएस और एलएम दोनों कर्व में, आईएस मॉडल और एलएम मॉडल दोनों मॉडल में ब्याज की दर दोनों मॉडल को जोड़ती है, अर्थात दोनों मॉडल में प्रयुक्त होती है। अतः यहाँ पर आंसर जो होगा वह होगा ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है विकल्प के रूप में त्यागने की लागत। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज आई टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अप इज। विकल्प के रूप में त्यागने की लागत को हम क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एएफसी कर्व। एएफसी कर्व ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह होता है टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में यदि मात्रा का भाग देते हैं तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन है कुल लागत। कुल लागत होती है पीसी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमसी, सीमांत लागतों का योग कुल लागत होती है। और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट एमसी इज इक्वल टू होता है चेंज इनटू टीसी, कुल लागत में परिवर्तन, चेंज इनटू क्वांटिटी, उत्पादन में परिवर्तन। एक इकाई उत्पादन में परिवर्तन होने पर कुल लागत में होने वाला परिवर्तन सीमांत लागत को दर्शाता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा, एक विकल्प के रूप में त्यागने की लागत अवसर लागत होती है। अवसर लागत क्या होता है? अवसर लागत एक विकल्प के रूप में त्यागने की लागत होती है। मान लीजिए एक कर्मचारी है या एक श्रमिक एक दुकान पर काम करता है जहां पर उसे प्रतिदिन 600 रुपये मजदूरी मिलती है। यदि वह किसी अन्य दुकान की तलाश करता है, अन्य दुकान पर काम करता है जहां पर उसे 700 रुपये मिल देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह उसके द्वारा त्यागी गई
पहले वाली दुकान, पहले वाली शॉप जहां पर 600 रुपए मजदूरी मिलती थी, वह उसकी अवसर लागत होगी। अर्थात एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। अतः यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह होगा अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर्सन नेक्स्ट है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। वहन कब होगी कुल उपयोगिता अधिकतम? इसको हम वक्र की सहायता से देखते हैं। ये हमारा टीयू कर्व, यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर टीयू मैक्सिमम है, और टीयू मैक्सिमम कब होती है? टीयू मैक्सिमम होगी जब जब हमारा एमयू शून्य हो। टीयू मैक्सिमम होती है जब एमयू क्या होता है? शून्य। ये है एमयू। मार्जिनल यूटिलिटी जब शून्य होगी, उस स्थिति में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर पहला विकल्प है। सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। बिल्कुल इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कल्याण अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कल्याण का समग्र स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु तकनीक का उपयोग करती है। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अर्थात वास्तविक अर्थशास्त्र, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कल्याण अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जिन यूनिट का अध्ययन करेंगे वह है सबसे पहले उपभोग, फिर करते हैं उत्पादन, लागत, वितरण, और इसी की एक यूनिट होती है कल्याण। इसलिए कल्याण अर्थशास्त्र का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। अतः यहाँ पर आंसर विकल्प 2 होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध, माइक्रो इकोनॉमिक्स कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड मनी? ब्रॉड मनी का संबंध हमेशा M3 से होता है। M3 ब्रॉड मनी, नैरो मनी M1। संकीर्ण मुद्रा M1 और ब्रॉड मनी विस्तृत मुद्रा M3 होता है। तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की समयावधि जमा। यदि हम M1 में व्यापारिक बैंकों की समयावधि जमा जोड़ देते हैं तो हमें M3 प्राप्त होता है। अतः इसका आंसर विकल्प 3 होगा, M3 ब्रॉड मनी और M1 नैरो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक होता है। सामान्यतः समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? तो एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। समग्र मांग में हम उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, इन सभी को योग कर हम एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं। और इसमें सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और ये हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से निकलता है और ये यहाँ से शुरू होता है उपभोग। अतः ये जो इकाई होगी इस बिंदु से O से C बिंदु तक, यह उपभोग होगा और यह इसका
सबसे बड़ा घटक है। यहां से यहां तक सबसे बड़ा घटक हुआ उपभोग का, अतः आंसर यहां पर होगा उपभोक्ता व्यय। समग्र मांग का, एग्रीगेट डिमांड का सबसे बड़ा घटक उपभोक्ता व्यय होता है। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होगा? सबसे पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक गुणात्मक तथ्यों में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह सहसंबंध है स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। और स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र है वह है P इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये सूत्र इसका है स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। अतः इसका जो आंसर होगा विकल्प 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। इसमें एक तरफ लेखक दिए हुए हैं या अर्थशास्त्री दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी है वह है निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। एडम स्मिथ का संबंध किससे है? निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। तो पहले विकल्प में हो जाएगा बी, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। जेएस मिल का जो संबंध होगा वह है व्युत्क्रम मांग सिद्धांत, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। दूसरे में हो जाएगा सी, रिकार्डो का संबंध तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी। तीसरे में ए विकल्प होगा। और हैबरलर सुप्रसिद्ध सिद्धांत इसका अवसर लागत का सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तो विकल्प 4 का डी हो जाएगा। अतः आंसर होगा बी सी ए डी विकल्प सही होगा यहाँ पर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संभावना के सिद्धांत के नियम किसी भी इवेंट ए के लिए, द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज। संभावना के सिद्धांत के नियम किसी भी ए इवेंट के लिए क्या होते हैं? 0 से अधिक होते हैं और 1 से कम होते हैं। तो यहां पर आंसर जो होगा प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अतः यहाँ पर आंसर विकल्प 1 होगा। ठीक है साथियों, आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता से संबंधित मैथ प्रीवियस ईयर के 10 प्रश्नों का हल किया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता हो। और अगर अच्छा लगा है, अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आरपीएससी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में आई हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रेगुलर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।